धारा 176 जांच की प्रक्रिया। यह धारा एक संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली जांच की विस्तृत प्रक्रिया को परिभाषित करती है, जिसमें घटनास्थल का दौरा, साक्ष्य एकत्र करना और कुछ विशेष मामलों के लिए प्रावधान शामिल हैं। 1. यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा किसी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को किसी ऐसे अपराध के घटित होने का संदेह करने का कारण है जिसकी जांच करने के लिए वह धारा 175 के तहत सशक्त है, तो वह तत्काल इसकी एक रिपोर्ट ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है और स्वयं घटनास्थल पर जाएगा, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से किसी एक को प्रतिनियुक्त करेगा जो ऐसे रैंक से नीचे का न हो, जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्धारित कर सकती है, ताकि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करे और यदि आवश्यक हो तो अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए उपाय करे। सरल शब्दों में, अगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी SHO को जानकारी मिलती है या किसी और तरह से यह शक होता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है जिसकी जांच करने का अधिकार उसे धारा 175 के तहत है, तो वह तुरंत इसकी एक रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है। और वह खुद घटनास्थल पर जाएगा या अपने किसी जूनियर अधिकारी को भेजेगा जिसका रैंक राज्य सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम रैंक से कम न हो। जांच करने वाला अधिकारी घटनास्थल पर जाकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करेगा। और अगर जरूरी हो तो अपराधी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए कदम उठाएगा। परंतु यह कि जब किसी ऐसे अपराध के घटित होने के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ नाम से जानकारी दी जाती है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को स्वयं घटनास्थल पर जांच करने के लिए जाने या अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों में, पहला परंतुक अगर पांडव किसी व्यक्ति का नाम लेकर अपराध की जानकारी दी गई है और हर मामला ज्यादा गंभीर नहीं है, तो पुलिस इंचार्ज को खुद मौके पर जाने या किसी और अधिकारी को भेजने की जरूरत नहीं है, वह थाने से ही जांच शुरू कर सकता है। यदि पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि जांच शुरू करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह मामले की जांच नहीं करेगा। सरल शब्दों में, पहला परंतुक अगर पुलिस इंचार्ज को लगता है कि वह जांच शुरू करने का कोई ठोस कारण नहीं है, तो वह केस की जांच नहीं करेगा। परंतु यह भी कि बलात्कार के अपराध के संबंध में पीड़िता का बयान पीड़िता के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक संभव हो उसके माता पिता या अभिभावक या निकट संबंधियों या इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा, और ऐसे बयान को मोबाइल फोन सहित किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। सरल शब्दों में, दूसरा परंतुक, बलात्कार जैसे अपराधों में पीड़िता का बयान उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर ही दर्ज किया जाएगा। ये बयान जहां तक हो सके एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। और यह उसके माता पिता, अभिभावक, करीबी रिश्तेदारों या इलाके के किसी सामाजिक कार्यकर्ता की मौजूदगी में होगा। और यह बयान मोबाइल फोन सहित किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह प्रावधान पीड़िता की निजता और आराम सुनिश्चित करने के लिए है। जांच न करने के कारणों का विवरण, रीजंस फॉर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग। 2 उपधारा 1 के पहले परंतुक के खंड ए और बी में वर्णित प्रत्येक मामले में पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन न करने के कारणों को बताएगा और दैनिक डायरी रिपोर्ट को पखवाड़े फोर्टनाइटली में मजिस्ट्रेट को भेजेगा, और उक्त परंतुक के खंड बी में वर्णित मामले में अधिकारी तत्काल सूचना देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसे तरीके से सूचित भी करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। सरल शब्दों में, अगर पुलिस इंचार्ज ने ऊपर बताए गए पहले परंतुक के खंड ए या बी के तहत जांच नहीं की है, यानी
गंभीर मामला न होने पर मौके पर नहीं गया या जांच के लिए पर्याप्त आधार न मिलने पर जांच नहीं की। ओ, तो वह अपनी रिपोर्ट में कारण बताएगा कि उसने पूरी तरह से नियमों का पालन क्यों नहीं किया। ओ, और वह अपनी दैनिक डायरी रिपोर्ट हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ओ, और अगर उसने जांच शुरू नहीं की है, खंड बी, तो वह तुरंत सूचना देने वाले को भी बताएगा कि जांच क्यों नहीं की जा रही है, जैसा कि राज्य सरकार के नियम तय करेंगे। गंभीर अपराधों में फोरेंसिक विशेषज्ञ और वीडियोग्राफी, फोरेंसिक एक्सपर्ट एंड वीडियोग्राफी इन सीरियस ऑफेंसेस। 3, 7 साल या उससे अधिक के लिए दंडनीय किसी अपराध के घटित होने से संबंधित हर जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में 5 साल की अवधि के भीतर अधिसूचित किया जा सकता है, फोरेंसिक विशेषज्ञ, फोरेंसिक एक्सपर्ट को अपराध स्थल का दौरा करने के लिए भेजेगा ताकि अपराध में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जा सकें और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाएगा। सरल शब्दों में, ओ, अगर कोई अपराध हुआ है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, ओ, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी एक तय तारीख से, जो राज्य सरकार 5 साल के अंदर अधिसूचित करेगी, ओ, फोरेंसिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर भेजेगा ताकि वे फोरेंसिक सबूत इकट्ठा कर सकें। ओ, और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाएगा, चाहे मोबाइल फोन से या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। परंतु यह कि जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार, जब तक उस मामले में राज्य में सुविधा विकसित या उपलब्ध नहीं हो जाती, किसी अन्य राज्य की ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी। विशेष प्रावधान के प्रोविजो। अगर किसी अपराध के लिए फोरेंसिक लैब या सुविधा उपलब्ध नहीं है, ओ, तो राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि किसी दूसरे राज्य की फोरेंसिक सुविधा का उपयोग किया जाए जब तक कि उसके अपने राज्य में ऐसी सुविधा विकसित नहीं हो जाती। संक्षेप में, धारा 136 संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए एक विस्तृत और क्रमबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। यह पुलिस को अपराध की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर विवेक का उपयोग करने की अनुमति देती है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में संवेदनशील रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गंभीर अपराधों में फोरेंसिक जांच और वीडियोग्राफी को अनिवार्य करती है, जिससे जांच की वैज्ञानिकता और पारदर्शिता बढ़ती है और सबूतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। धारा 177 रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाएगी। यह धारा बताती है कि धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली पुलिस रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाएगी, खासकर जब राज्य सरकार द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश दिया गया हो। 1. धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई हर रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करती है। सरल शब्दों में, ओ, धारा 136 जांच प्रक्रिया के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली हर रिपोर्ट, ओ, अगर राज्य सरकार ऐसा आदेश देती है, ओ, तो वह रिपोर्ट सीधे मजिस्ट्रेट को न भेजकर पुलिस के किसी ऊंचे पद वाले अधिकारी जैसे डीएसपी या एसपी के माध्यम से भेजी जाएगी। ओ, इस उच्च अधिकारी को राज्य सरकार एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए नियुक्त करेगी। वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका और निर्देश। 2. ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा वह उचित समझे, और ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे निर्देशों को दर्ज करने के बाद उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा। सरल शब्दों में, ओ, वह वरिष्ठ अधिकारी जिसके माध्यम से रिपोर्ट भेजी जा रही है, ओ, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी को आवश्यक निर्देश दे सकता है, जैसे रिपोर्ट में कोई कमी हो या कोई और जानकारी चाहिए हो। ओ, वह इन निर्देशों को रिपोर्ट पर दर्ज करेगा। ओ, और फिर बिना किसी देरी के उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेज देगा। ऑर्डर। संक्षेप में, धारा 177 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस जांच रिपोर्टों की गुणवत्ता और सटीकता बनी रहे।
यह राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह गंभीर या संवेदनशील मामलों में रिपोर्ट को सीधे मजिस्ट्रेट को भेजने से पहले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा करवा सके। इससे रिपोर्ट में संभावित खामियों को दूर किया जा सकता है और जांच प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है। धारा 178 जांच या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेट को उन शक्तियों का वर्णन करती है जो उसे पुलिस से धारा 176 के तहत रिपोर्ट मिलने के बाद प्राप्त होती हैं, जिसमें वह आगे की जांच, प्रारंभिक पूछताछ या मामले का निपटान कर सकता है। मजिस्ट्रेट धारा 176 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक जांच का निर्देश दे सकता है या यदि वह उचित समझे तो तुरंत आगे बढ़ सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को इस संहिता में प्रदान किए गए तरीके से मामले की प्रारंभिक जांच करने या अन्यथा निपटाने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। सरल शब्दों में जब एक मजिस्ट्रेट को धारा 136 पुलिस द्वारा जांच प्रक्रिया और रिपोर्ट के तहत पुलिस से कोई रिपोर्ट मिलती है, तो मजिस्ट्रेट के पास कई विकल्प होते हैं। एक, वह आगे की जांच इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकता है। 2, या अगर उसे ठीक लगे तो वह खुद ही तुरंत मामले में आगे बढ़ सकता है, जैसे खुद ही सुनवाई शुरू कर सकता है। 3, या वह अपने अधीनस्थ किसी जूनियर मजिस्ट्रेट को यह काम सौंप सकता है कि वह मामले की प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, यानी यह देखे कि आगे कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं, या अन्यथा मामले का निपटान करे, यानी अगर उसे लगे कि मामला कार्रवाई लायक नहीं है तो उसे बंद कर दे या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के तहत निपटान करे। यह सब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताए गए तरीके से होगा। आगे संक्षेप में धारा 178 यह सुनिश्चित करती है कि पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट के पास मामले पर उचित न्यायिक नियंत्रण हो। यह उसे मामले की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर विभिन्न न्यायिक कार्रवाइयों जैसे आगे की जांच, प्रारंभिक पूछताछ या सीधे निपटान का आदेश देने का लचीलापन प्रदान करती है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली में दक्षता और उचित प्रक्रिया बनी रहे। धारा 129 पुलिस अधिकारी की गवाहों की उपस्थिति की मांग करने की शक्ति। यह धारा किसी पुलिस अधिकारी को जांच के दौरान गवाहों को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाने की शक्ति प्रदान करती है और इसमें कुछ व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। 1, इस अध्याय के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी लिखित आदेश द्वारा अपने या किसी संलग्न एडजॉइनिंग स्टेशन की सीमाओं के भीतर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कह सकता है जो दी गई जानकारी से या अन्यथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होता है, और ऐसा व्यक्ति आवश्यकतानुसार उपस्थित होगा। सरल शब्दों में कोई भी पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के तहत किसी केस की जांच कर रहा है, वह लिखित आदेश नोटिस देकर अपने खुद के पुलिस स्टेशन के इलाके या आसपास के किसी पुलिस स्टेशन के इलाके में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने सामने बुला सकता है। वह ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा जिसके बारे में उसे जानकारी से या किसी और तरीके से लगता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है। और उस व्यक्ति को उस आदेश के अनुसार उपस्थित होना पड़ेगा, परंतु यह कि कोई भी पुरुष व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक हो, या एक महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उसके निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष प्रावधान। पहला परंतुक, कुछ खास लोगों को उनके घर के अलावा कहीं और आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 15 साल से कम उम्र का पुरुष, 60 साल से अधिक उम्र का पुरुष, कोई भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, इन सभी को उनके निवास स्थान पर ही बयान देने या पूछताछ के लिए उपलब्ध होना होगा। उन्हें पुलिस स्टेशन या किसी अन्य स्थान पर आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, परंतु यह भी कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए इच्छुक है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है। विशेष प्रावधान।
दूसरा परंतुक, अगर ऊपर बताए गए व्यक्ति 15 साल से कम से 60 साल से ज्यादा का पुरुष, महिला, विकलांग, बीमार खुद अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आना चाहते हैं तो उन्हें आने की अनुमति दी जा सकती है। गवाहों के खर्चों का भुगतान, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेसेस। 2, राज्य सरकार इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा उपधारा गेंग के तहत अपने निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने वाले हर व्यक्ति के उचित खर्चों का भुगतान पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान कर सकती है। सरल शब्दों में, ओ राज्य सरकार नियम बना सकती है। इन नियमों के तहत यह तय किया जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अलावा कहीं और आकर पूछताछ में शामिल होता है तो उसके आने जाने और रहने का जो भी उचित खर्च होगा वह पुलिस अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा। संक्षेप में, धारा 129 पुलिस को जांच के लिए आवश्यक गवाहों को बुलाने की शक्ति देती है, जबकि यह सुनिश्चित करती है कि कुछ कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को अनावश्यक परेशानी या असुविधा न हो। यह उनके निवास स्थान पर ही पूछताछ का विकल्प प्रदान करती है। साथ ही यह उन गवाहों के खर्चों के भुगतान का भी प्रावधान करती है जिन्हें अपने निवास से बाहर उपस्थित होना पड़ता है, जिससे न्याय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुगम हो सके। धारा 180 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा। यह धारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को गवाहों से पूछताछ करने की शक्ति, गवाहों के जवाब देने की बाध्यता और उनके बयानों को रिकॉर्ड करने के तरीके से संबंधित है। 1, इस अध्याय के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी जो ऐसे रैंक से नीचे का न हो जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्धारित कर सकती है, ऐसे अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करते हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है। सरल शब्दों में, कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी मामले की जांच कर रहा है, या कोई भी पुलिस अधिकारी जिसका रैंक राज्य सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम रैंक से कम न हो और वह जांच अधिकारी के अनुरोध पर काम कर रहा हो, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से मौखिक रूप से पूछकर पूछताछ कर सकता है जिसके बारे में उसे लगता है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को जानता है। सुवे गवाहों के जवाब देने की बाध्यता, विटनेसेस ऑब्लिगेशन टू आंसर। और 2, ऐसा व्यक्ति ऐसे अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का सच्चाई से उत्तर देने के लिए बाध्य होगा, सिवाय उन प्रश्नों के जिनके उत्तर देने से उसे किसी आपराधिक आरोप या दंड या जब्ती के लिए उजागर होने की प्रवृत्ति होगी। सरल शब्दों में, जिसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सच सच जवाब देना होगा। हालांकि उसे उन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिनके जवाब देने से उसे खुद पर कोई आपराधिक आरोप लगने या सजा मिलने या उसकी संपत्ति जब्त होने का डर हो। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित आत्माभिशंसा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अधिकार के अनुरूप है। बयान रिकॉर्ड करना और विशेष प्रावधान, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स एंड स्पेशल प्रोविजंस। 3, पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत परीक्षा के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में दर्ज कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बयान का एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाएगा जिसका बयान वह दर्ज करता है। सरल शब्दों में, पुलिस अधिकारी पूछताछ के दौरान उसे दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में दर्ज कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे हर व्यक्ति के बयान का एक अलग और सही रिकॉर्ड बनाना होगा, परंतु यह कि इस उपधारा के तहत दिए गए बयान को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। विशेष प्रावधान, पहला परंतुक, इस उपधारा के तहत दर्ज किए गए बयान को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह बयानों की सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
परंतु यह भी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 66, धारा 68, धारा 59, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 29 या धारा 124 के तहत जिसके खिलाफ अपराध किया गया है या करने का प्रयास किया गया है, उस महिला का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। विशेष प्रावधान दूसरा परंतुक ओ, यदि अपराध भारतीय न्याय संहिता की यौन उत्पीड़न या संबंधित धाराओं जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, हमला आदि से संबंधित है। ओ और बयान किसी महिला का है तो वह बयान केवल एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित महिला को सहज महसूस हो और वह बिना किसी झिझक के अपना बयान दे सके। संक्षेप में, धारा 180 पुलिस को जांच के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने हेतु गवाहों से पूछताछ करने का अधिकार देती है। यह गवाहों को सत्य बोलने के लिए बाध्य करती है, जबकि उन्हें आत्म अभिशंसा से भी बचाती है। यह धारा बयानों को रिकॉर्ड करने के तरीके, लिखित या ऑडियो वीडियो को स्पष्ट करती है और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में महिला अधिकारियों द्वारा बयान दर्ज करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जिससे प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और निष्पक्ष बनी रहे।